पिछले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके एक्स डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट और हमास लीडर मोहम्मद देइफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए। चार्जेस काफी गंभीर हैं, वॉर क्राइम्स के और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। अब मानवता के भक्षकों पर पहले भी केस तो हजारों हो चुके हैं, लेकिन यह दुनिया के इतिहास में पहला इंस्टेंस है जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे संगीन चार्जेस लाए गए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। नेतन्याहू और उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर पर मेन आरोप यह है कि गाजा और लेबनान में जो अटैक्स हुए, जो अट्रोसिटीज हुए, जो वॉर क्राइम्स कमिट किए गए, उनकी जिम्मेदारी सीधे इन लोगों पर पड़ती है। फिर भी यह सब जानते हुए भी उन्होंने इसको रोकने के लिए, जाने बचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या है ये वॉर क्राइम चार्जेस? किन इंसिडेंट्स की यहां बात हो रही है और कितना सीरियस है यह मामला? कौन कौन से देश हैं जो ये सच में ये आईसीसी के ऑर्डर का पालन करेगी, नेतन्याहू को सच में अरेस्ट कर लेगी, थर दबोचेगी? जो जेनोसाइड इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमास टेरर अटैक के बाद शुरू किया है, क्या उसका जवाब देने का टाइम अब फाइनली आ गया है? शुरू करने से पहले दो बातें मैं यहां साफ कर दूं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को हमने काफी डिटेल में यहां देशभक्त पर कवर किया है, एक पूरा प्लेलिस्ट है इस मुद्दे पर। जब भी टाइम मिले तो देख लेना, 1 मिनट पर यह रील नहीं बन सकता है इस मुद्दे पर। लेकिन अक्सर इजराइल के समर्थक इस बात पर अटक जाते हैं कि व्हाट अबाउट अक्टूबर 7th? अरे वो भी तो टेरर अटैक था। ये व्हाट अबाउटरी एक स्टॉलिंग और एक डिस्ट्रैक्टिंग टैक्टिक आप कह सकते हो। इसीलिए इस एपिसोड के पर्पस के लिए हम उस डिबेट में घुसेंगे नहीं। हम ये बात मान के चलेंगे, ठीक है भाई, मान लिया तुम्हारी बात सही है, ये एक टेरर अटैक था। लेकिन इजराइल पैलेस्टाइन के बैकग्राउंड को अगर हम साइड में रख दें, ये बर्बरता जो इतने सालों से चलती आई है, जिसका रिस्पॉन्स था 7 अक्टूबर, हम ये सारी बातें भूल जाते हैं और इसको एक टेरर अटैक साफ साफ मान लेते हैं। उससे पहले तो दोस्ती थी दोनों के बीच में। इस टेरर अटैक में 1000 से ऊपर लोगों की जानें गई, मान लिया। लेकिन फिर भी क्या इजराइल का जो उसके बाद रिएक्शन है वो जस्टिफाइड है? जिस तरीके से जाने गई हैं 40,000 से ज्यादा मौतें, 15,000 से ज्यादा बच्चों की जो जाने गई हैं, 150 से ज्यादा जर्नलिस्ट जिनको चुन चुन के गिराया गया है, 120 एकेडमिशियंस और 200, 220, 300 के आसपास ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स, जिनमें से मेजॉरिटी यूएन रिलीफ वर्कर्स थे, उन्हें भी कोई बचा नहीं पाया क्योंकि फौ अमेरिका का आशीर्वाद था इजराइल के ऊपर। और वहीं से आती है हमारी दूसरी क्लैरिफिकेशन। इतिहास का स्टूडेंट होते हुए मैं हमेशा सोचा करता था कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई कैसे? अरे हिटलर का पागलपन तो पहले ही रोक दिया जा सकता था। लोग क्या अंधे थे? उनको दिखता नहीं था? समय रहते वो काम कर सकते थे, लेकिन हिटलर के सामने पता नहीं क्यों निठल्ले बनकर ये सारे वर्ल्ड लीडर्स बैठे रहे। आज इजराइल की हरकतों को देखकर समझ में आ रहा है कि कैसे पूरी दुनिया गूंगी हो सकती है, बहरी हो सकती है, अंधी हो सकती है जब ये सारी बर्बरताएं हो रही हैं। हमास को जितना टारगेट करना है, मारना है, मारिए, बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस है आपको। लेकिन जानबूझकर बच्चों, महिलाओं, पत्रकारों को ऐसे गिरा देना, मार डालना, उसे देखकर तो आज के डेट में अगर हिटलर भी होता तो उसे भी ईर्ष्या होती कि इतनी फ्रीडम तुम्हें मिल कैसे गई ऑपरेट करने के लिए। जो हॉरर्स और जो वॉर क्राइम्स की आज हम बात करेंगे, वो आज की डेट की बात है। अनरियल लगेगा, अनइमेजिनेबल लगेगा, बीते जमाने की आपको बात लगेगी, लेकिन सच यह है कि आज के जमाने में ये सारी चीजें हो रही हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल एज के जमाने में ये सारी चीजें हो रही हैं। ये सब जानते हुए भी, देखते हुए भी वेस्टर्न लीडर्स और उनके मीडिया हाउसेस, यहां तक कि हमारे देश की राइट विंग हार्डलाइनर्स भी इस बर्बरता को जस्टिफाई करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं, सेलिब्रेट करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। शायद ऐसे लोगों के लिए नहीं, लेकिन जिनका अभी भी सर जहर से, नफरत से नहीं भरा हुआ है, उनके लिए है आज का खास एपिसोड। हर साल 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। भारत हमेशा नेहरू से लेकर मोदी तक पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करता है। आज भी हम आशा करते हैं कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन, एक मिडिल वे निकले। हालांकि ऐसा होना अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन कम से कम यह समझना जरूरी है कि इजराइल की हरकतों ने कैसे मानवता पर एक काला धब्बा छोड़ा है और कैसे ग्लोबल कम्युनिटी को अपनी बेबसी, अपनी लाचारी के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीसी एक यूएन एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका काम है ऐसे क्राइम्स का हिसाब लेना जो मानवता की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हो, जैसा कि जेनोसाइड, जैसा कि वॉर क्राइम्स और मास एट्रोसिटीज। अक्टूबर 7, 2023 के टेरर अटैक के बाद गाजा और लेबनान में हुई बर्बरता
कि तस्वीरें हर किसी ने देखी हैं। हमने इस पर पूरे के पूरे वीडियोस बनाए हैं। इन वीडियोस में हमने आपको बताया है कि कैसे इजराइल ने अक्टूबर 7 के टेरर अटैक के बाद आप एक पूरी जनसंख्या पर एक कलेक्टिव पनिशमेंट डालना शुरू कर दिया। मास स्टारवेशन, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग्स, बच्चे, महिलाएं, किसी को ना छोड़ना, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेफ्यूजी कैंप्स तक पर फायरिंग करना, बॉम्ब्स गिराना। बीते एक साल में पूरी दुनिया, स्पेशली यूएस और यूरोप के विकसित देश इन एक्शंस को, जो कि किसी भी नजरिए से जेनोसाइड से कम नहीं है, उन्हें इग्नोर करता आया है, उन्हें डिफेंड करता आया है। इनफैक्ट कई देश जैसे यूएस, जर्मनी, यूके जैसे देश इजराइल को एडवांस्ड वेपनरी, म्यूनिशंस, बॉम्ब सप्लाई करता आया है, जिसका इस्तेमाल साफ तौर से हमास नहीं बल्कि इनोसेंट सिविलियंस, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट किया गया है। और इन देशों को मालूम है कि यह क्या हो रहा है गजा में और लेबनान में। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फ्रेम किए गए चार्जेस में कहा गया है कि यह सिर्फ एक्सीडेंटल बॉम्बिंग्स नहीं है, कोलैटरल डैमेज नहीं है, बल्कि इंटेंशनल और सिस्टमैटिक तरीके से की गई वॉर क्राइम्स है। निहत्तों को, मासूमों को जानबूझकर मार गिराया गया है। आईसीसी ने अब यह एक्शन सिर्फ एक सिंबॉलिक तरीके से नहीं लिया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए किया है कि दुनिया में अभी भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस बर्बरता को नजरअंदाज नहीं करेंगे। पर सवाल अभी भी यह है कि क्या यह वारंट्स इन्फोर्सेबल है? क्या सच में नेतन्याहू और दूसरे अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है? उनके पापों के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है या नहीं? इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हमारे समय का सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक गिना जाएगा। लगभग 100 सालों से ज्यादा तो अभी के हिस्ट्री में यह कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है। अगर आप हिस्ट्री बुक्स खोलोगे तो 1000-2000 साल पहले तक भी आप जा सकते हो। हमने इस पर कई वीडियोस बनाए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए उन्हें जरूर देखिएगा। इस लंबी कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आता है 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर एक अनप्रेसिडेंटेड टेरर अटैक लॉन्च कर दिया। 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पर फायर कर दिए और उसके अलावा हमास के आतंकी इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हमास के टेररिस्ट फिर मिलिट्री नहीं, रेजिडेंशियल एरियाज में घुसकर सिविलियंस को अंधाधुंध तरीके से मार डालना शुरू करते हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा तक नहीं जाता है। कुल मिला के उस दिन इजराइल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 250 से ज्यादा लोगों को आतंकी किडनैप कर गाजा वापस ले जाते हैं। इनमें से 100 से ज्यादा लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं या मारे जा चुके हैं, हमें पता नहीं है। यह टेरर अटैक का कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, चाहे जितना बुरा प्रोवोकेशन हो। जैसे कि भारत और दुनिया में कई सारे सरकारों ने इस बात को साफ कर दिया था कि इस हमले में, यह हमला एक आतंकी हमला है और कोई भी सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। याद रखिए, यह एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। इस हमले के जवाब में लेकिन इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान तो कर दिया। पहले एयर स्ट्राइक, फिर पूरे गाजा पर कंप्लीट ब्लॉकेड और फिर ग्राउंड ऑपरेशन। आज एक साल से भी ज्यादा चल रहे इस ऑपरेशन में इजराइल ने 44,000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। आप सोचिए इसमें हमास कितने होंगे? 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। अब बताइए कि इतना जो हिंसा हुआ है, इसमें जो सिविलियंस मारे गए हैं, जो औरतें, जो बच्चे मारे गए हैं, क्या वो एक लेजिटिमेट टारगेट है या नहीं? हमें डेथ टोल के अलावा गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पर अटैक करना, लगभग 85% स्कूल बिल्डिंग्स या तो डायरेक्टली हिट हुए हैं या तो डैमेज हो चुके हैं। इनमें कई स्कूल्स पहले इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को शेल्टर के रूप पर यह काम कर रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता है। गाजा की पूरी पॉपुलेशन यानी 20 लाख से ज्यादा लोग अब बेघर हो चुके हैं। इनमें से कई बार तो लोग 3 बार 4 बार डिस्प्लेस हो चुके हैं कि गाजा के एक कोने से दूसरे कोने भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इसके अलावा लगभग 1000 से ज्यादा मेडिकल वर्कर्स मारे जा चुके हैं सिस्टमैटिकली। जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन को चुन चुन के मारा गया है सिस्टमैटिकली। यूएन वर्कर्स तक को नहीं छोड़ा गया है। तो आप सोच सकते हो कि बर्बरता किस स्केल पर चल रही है। इस स्केल का वायलेंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ही हमें दिखने को मिला है। जो इंप्यूनिटी से वायलेंस हो रहा है वो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं दिखा है। इस साल सितंबर के महीने में यह वॉर इजराइल लेबनान में भी एक्सपैंड कर देता है, लेकिन यहां भी अभी तक सामने जो चीजें आई हैं वही गाजा वाला ऑपरेशन वहां भी हुआ है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पर डेलिब्रेट अटैक करना, सिविलियंस पर हमला करना। अभी तक 3500 से भी ज्यादा लोग यहां भी मारे जा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। लेकिन कम से कम यहां तो एक ट्रूस की बात अब हमें दिख रही है।
लेकिन ये तो सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स के बियॉन्ड अगर आप देखें तो आप डिस्प्लेसमेंट की कहानी देखेंगे, ट्रॉमा की कहानी देखेंगे, और हर फैमिली के साथ ये लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा अब उनके साथ है। उसका जस्टिफिकेशन कौन देगा, उसका इंसाफ कौन देगा, और ये जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं सोच रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड छोड़िए, अरब वर्ल्ड से भी कोई आवाज तक नहीं उठ पा रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पैलेस्टाइन ने इजराइल के खिलाफ क्रिमिनल एक्शंस पर एक फॉर्मल कंप्लेंट 2018 में फाइल कर दी थी। इसे 2021 तक कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन पिछले साल वॉर शुरू होने के बाद इस केस को साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, मेक्सिको समेत कई देशों ने सपोर्ट किया, जिससे यह पूरा मैटर एक्सपेडाइट हो जाता है कोर्ट में। फाइनली नवंबर 21 को आईसीसी की चेंबर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करते हुए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है ये चार्जेस और देखते हैं आखिर क्या कुछ अब करवाया जा सकता है नेतन्याहू के खिलाफ। आईसीसी ने पाया है 8 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 मई 2024 तक नेतन्याहू और गैलेंट ने गाजा की सिविलियन पॉपुलेशन को जानबूझकर एसेंशियल सप्लाईज जैसे फूड, वाटर, मेडिसिन, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी को डिप्राइव किया। लगभग 20 लाख लोगों को जीने का जो बेसिक साधन होता है उसे भी डिनाई किया। यह एक सीरियस आरोप है नेतन्याहू और इजराइल पर। कोर्ट ने पाया कि यह एक्शन सिर्फ वॉर का कोलैटरल डैमेज नहीं है, बल्कि डेलिबरेटली गाजा के इनोसेंट सिविलियंस की बेसिक सर्वाइवल को टारगेट करना है। तो अब कुछ लोग इस बर्बरता पर भी खुश होते हैं, उन्हें मजा आता है कि लोग पीड़ित हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत यह क्लियरली एक इलीगल एक्ट था, क्योंकि यह वॉर के दौरान सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के फंडामेंटल लॉ को, रूल को तोड़ता है। दुनिया भर से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए जो प्रेशर होने के बावजूद नेतन्याहू और गैलेंट ने एड रोक दिया, जिससे गाजा में भीषण संकट पैदा होने लगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पाया कि गाजा में लोगों को डेप्रिवेशन, स्टारवेशन यानी भूखमरी से डील करना पड़ा। गाजा के लोगों को एक्सट्रीम मैलन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा। आज गाजा की 95% से ज्यादा पॉपुलेशन के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। पर इजराइल ने वॉर क्राइम सिर्फ स्टारवेशन तक लिमिटेड नहीं रखा। आईसीसी ने यह भी पाया कि नेतन्याहू ने उनके डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने गाजा के हॉस्पिटल्स में एनेस्थेटिक्स और दूसरी जरूरत मेडिकल सप्लाईज भेजने में भी रुकावट डाल दी। डॉक्टर्स को बिना एनेस्थीसिया की सर्जरीज करनी पड़ी। आप सोच के देखिए कि ऐसे समय में जब आसमान से हजारों टन बम गिराए जा रहे हैं और उसमें से अगर कोई मलबे में बच भी जाता है, सीरियस इंजरी लेकर अस्पताल पहुंचता है, तो वहां डॉक्टर्स को एनेस्थीसिया और मेडिसिन के बिना ऑपरेशन करना पड़ता है। बच्चों के ऊपर सोचिए, अगर ऐसा ऑपरेशन हो रहा हो तो क्या चीखें निकलती होंगी, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे में आपको तब भी कई लोग मिल जाएंगे जो इतनी बड़ी आपदा होने के बाद, बर्बरता होने के बाद पूरी ह्यूमन सफरिंग को साफ एकदम मना ही कर देंगे, डिनाई कर देंगे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भैया जो पीड़ित है वो एक मजहब से है। खैर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह भी कहा कि नेतन्याहू ने गाजा की सिविलियन पॉपुलेशन को पॉलिटिकल और नेशनल ग्राउंड्स पर टारगेट किया। उनके बेसिक राइट्स जैसे राइट टू लाइफ एंड हेल्थ को छीना है। इसीलिए उनके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या मोर स्पेसिफिकली परसिक्यूशन एंड मर्डर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। किसी देश की सेना को डिसिप्लिन और ऑनर का प्रतीक माना जाता है। अब आप अपने आसपास देख लीजिए, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, हम अपने ऑफिसर्स, अपने जवान को कितनी इज्जत से देखते हैं। लोग आइडलाइज करते हैं सैनिकों को, सोल्जर्स को, अपनी सेना को। अरे बच्चा बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है या रिस्पेक्ट तो ड्रिल्ड इन होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इजराइल आर्मी गाजा में कॉन्डक्ट देखिए, सभी तरीके की ह्यूमैनिटी को तार तार करता हुआ। ये सड़क चलते लफंगे नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, या कह लीजिए दुनिया के भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन के सोल्जर्स हैं। और ये जो करते हुए दिख रहे हैं, ये तो बस 1% है इनकी दरिंदगी का। हम पूरा अगर दिखाने लगे तो चैनल हमारा ही बंद हो जाएगा। कौन सा देश गर्व करेगा इन पर? कौन से नागरिक होंगे जो सर उठाकर कहेंगे कि ये हमारे देश के सैनिक हैं? लफंगों की ये फौज से ये योद्धा होने की ये जो एक्सपेक्टेशन है, शायद नहीं करनी चाहिए।
और बता दें कि ये जो बेशर्मी से भरी तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेटिव या स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू कैप्चर नहीं की गई हैं, बल्कि इन सोल्जर्स ने खुद ही जानबूझकर ये सारे इमेजेस शूट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड किया है। क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट जानबूझकर ये फुटेज रिलीज करवाती है अपने दुश्मनों को डीमोरलाइज करने के लिए, डीह्यूमनाइज करने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए। खैर, जैसा कि हमने बताया, ये सब तो बस एक शुरुआत है इजरायली सोल्जर्स की दरिंदगी का। इन्होंने गाजा में बहुत और गोल खिलाए हैं। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स। दरिंदगी के दूसरे पायदान पर आते हैं ये इजरायली सोल्जर्स, आम पैलेस्टीनियन लोगों को फोर्सिबली किडनैप करते हुए, गन पॉइंट पर उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए एक एक्टिव वॉर जोन में। कई बार तो पैलेस्टीनियंस को टैंक्स और हमवीज पर आगे बैठकर उन्हें रस्सी से बांधकर कॉन्वॉयज में लिया जाता है, जिससे उन पर कोई हमला ना करे। डिटेनीज को नंगा करके उन्हें सड़क पर चलाया जाता है, उन्हें एज अ मैसेज इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों में खौफ बना रहे। इन सब बर्बरताओं की सैकड़ों अकाउंट्स पब्लिकली अवेलेबल है। हां, दुनिया की एक सेगमेंट है जिन्हें यह सब नहीं दिखेगा। और जैसा मैं कह रहा हूं, ये एक दो इंस्टेंसेस नहीं है। 15-16 साल के पैलेस्टीनियन लड़कों को किडनैप करके, एक्सप्लोजिव्स उन पर लाद के, उन पर कैमरा फिट करके उन्हें बूबी ट्रैप टनल में भेज दिया जाता है हमास के आतंकियों को ढूंढने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये हजारों की सेना में हो सकता है 10-50 लोगों ने ऐसा काम किया हो, तो मैं आपको बता दूं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के गाजा ऑपरेशन में ये एक प्रेवलेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आईडीएफ एक नाम भी देता है, मस्कीटो प्रोटोकॉल। तो आप समझ सकते हो कि जब वो कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस तो इंसान ही नहीं है, ये तो जानवर है, तो वो सच में इस बात को मानते हैं। चाहे हॉस्पिटल्स हो या स्कूल्स या गाजा की सड़कें, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जहां जहां इजरायली सोल्जर्स ने कदम रखा वहां वहां लाशें बिछ गई। चाहे अल शिफा हॉस्पिटल हो या नसीर हॉस्पिटल हो, कुल मिलाकर 500 से भी ज्यादा लाशें इन कंपाउंड्स में रिकवर की गई हैं इजरायली सोल्जर्स के जाने के बाद। इनमें से कई तो म्यूटिलेटेड थे, कईयों पर टॉर्चर के निशान थे, कई बुजुर्ग हैं, कहीं महिलाएं हैं, कईयों के हाथ बंधे हुए हैं। इजरायली सोल्जर्स ने गाजा के 3 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स को मास ग्रेव्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी ही मास ग्रेव्स कुछ क्रॉसिंग्स और सड़कों पर भी आपको मिल जाएंगी अगर आप अपनी आंखें खोलें। कई लोकल अकाउंट्स में बताया गया है कि कैसे इजरायली सैनिक ने सिविलियंस को गन पॉइंट पर इवैक्यूएट करवाया। सबके हाथ ऊपर और हाथों में सफेद रुमाल होना चाहिए। ऐसे इवैक्यूएशंस में मां बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बेटा अपने आंख बंद रखना। क्यों? क्योंकि सड़कों पर बस लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। दूर बिल्डिंग्स में छुपे इजरायली स्नाइपर्स हर वक्त लोगों पर नजर गड़ाए रखते हैं और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, जवाबदेही के, किसी को भी शूट करके गिरा सकते हैं। ऐसी लाशें बिछी आपको मिलेंगी गाजा में हर जगह, क्योंकि इजरायली सोल्जर जिसे चाहे उड़ा सकता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बर्बरता के चौथे पायदान पर आपको मिलेंगे इजराइल के डिटेंशन सेंटर्स। इजरायली डिटेंशन फैसिलिटीज में जो टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है, वो भयानक से भी भयानक है। मेगिदो, जो एक इजराइल का सबसे नोटोरियस डिटेंशन सेंटर है, यहां पैलेस्टीनियंस के साथ सिस्टमैटिक फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज किया जाता है। रिपोर्ट्स जो प्रिजनर्स वहां से बच निकलते हैं, उन्होंने कहा है कि यहां जो प्रिजनर्स में डिटेनीज के साथ सिस्टमैटिक सेक्सुअल वायलेंस तक किया गया है। एक बहुत पॉपुलर केस में 10 इजरायली सोल्जर्स पर एक पैलेस्टीनियन प्रिजनर ने रेप के चार्जेस लगाए हैं। टेस्टिमनीज के अनुसार हजारों की संख्या में गाजा से इजराइल लाए गए डिटेनीज को यहां यह यातना दी जाती है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। यहां मेल प्रिजनर्स का सिस्टमैटिक रेप सिर्फ इजरायली सोल्जर्स नहीं, प्रिजन गार्ड्स नहीं, यहां तक कि रिपोर्ट यह है कि डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया है इस कांड में। तो आप सोचिए कि किस तरीके की बर्बरता चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया इसे देखने से इनकार कर रही है। और इसीलिए इस सब एट्रोसिटी से भी बुरी चीज जो है वो है दुनिया के सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस, डेमोक्रेटिक नेशंस, प्रोग्रेसिव नेशंस, ये सब जानते हुए भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। वेस्टर्न लीडर्स, खासकर
अमेरिका इजराइल के ये वॉर क्राइम्स के सामने आने के बावजूद अनकंडीशनल सपोर्ट दिए जा रहे हैं। और इससे और क्या बिगर ट्रेजेडी हो सकती है? ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है? एक तरफ आप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, लिबर्टी, प्रोग्रेसिवनेस के वैल्यूज आप बांटने की कोशिश करते हो और ओपनली इधर आप एक जेनोसाइड को भी सपोर्ट कर रहे हो मिडिल ईस्ट में। जब पूरी दुनिया में प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट्स भी हो रहे हैं, लोग अपनी बस आवाज उठा रहे हैं, तब वेस्ट खासकर कि यूएस ने इजराइल के साथ और भी खड़ा होने का, एकजुट अपना अपना सपोर्ट दिखाने का डिसीजन लिया कि यह भी नहीं कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से इशू को रिजॉल्व किया जाए, एटलीस्ट जो इनोसेंट्स हैं उसे बचाया जाए। पिछले एक साल में यूएस ने इजराइल को रिकॉर्ड $18 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री एड दिया है। यह वो पैसा है जो इजरायली फोर्सेस के लिए नए वेपन्स और इक्विपमेंट खरीदने के काम आता है, जो डायरेक्टली फिर पैलेस्टीनियंस के जेनोसाइड पर इस्तेमाल होता है। यह एड सिर्फ मिलिट्री और फाइनेंशियल नहीं बल्कि पॉलिटिकल एड भी है। यूएन में जब जब इजराइल के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस आए, तब तब यूएस ने, पूरी दुनिया एक तरफ लेकिन यूएस एक तरफ, उन्होंने ब्लॉक कर दिए ये सारे रेजोल्यूशंस। यूएस का कहना है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जो कि सही बात है, बिल्कुल आप डिफेंड करिए अपने आप को। लेकिन भाई फिर तो हिटलर भी बोल सकता था कि भैया देखिए, यहूदी थे जो मेरे देश को खतरा पहुंचा रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया, बिकॉज जर्मनी हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। भाई ये कौन सा राइट टू एग्जिस्ट हुआ कि आप दूसरों को मार रहे हो, जेनोसाइड कमिट कर रहे हो, फिर अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हो? दुनिया में तो एक ही रूल बेस्ड ऑर्डर जो होता है, ये तो पूरा कोलैप्स कर जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों के लिए रूल, दूसरी तरफ आपके लिए रूल। क्या सिर्फ अपने एलाय को सपोर्ट करने के लिए आप बेसिक इंसानियत को नजरअंदाज कर दोगे? और इसीलिए अमेरिका की रेप्यूटेशन इस पूरे वॉर में सबसे ज्यादा डैमेज हुई है। इजराइल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन था भी नहीं। ग्लोबल स्टेज पर इजराइल ने बारबैरिक एक्शंस को जस्टिफाई करने के साथ साथ सो कॉल्ड लिबरल देशों को अपने सिटीजन्स पर रिस्ट्रिक्शन भी लगवा दिए हैं। कोई बात नहीं कर सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। पैलेस्टीनियन फ्रीडम के नारे भी आप लगाओगे तो आपके ऊपर बर्बरता हो जाएगी। डेमोन्स्ट्रेशन करोगे तो आपको पुलिस ब्रुटैलिटी फेस करना पड़ेगा विकसित देशों में, इवन यूएसए में। याद है यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट आपको अमेरिका में? मतलब इजराइल के एक्शन को डिफेंड करने के लिए अपने देश के सिटीजन्स को आप लगाम लगा रहे हो, उन पर डंडा बरसा रहे हो। बड़े बड़े मल्टीनेशनल टॉप कंपनीज में जहां बातें तो बड़ी बड़ी होती है एचआर की, लेकिन जब उनके एम्प्लॉइज थोड़ा सा एक फ्लैग ले लेंगे या एक प्रोटेस्ट कर देंगे या प्रो पैलेस्टाइन बात कर देंगे तो उन्हें सीधा टर्मिनेशन लेटर आ रहा है। मतलब हम खुद तो इजराइल को कॉल आउट नहीं करेंगे, अपने सिटीजन्स या अपनी मीडिया को कॉल आउट करने भी ना देंगे, क्योंकि आका बुरा मान जाएंगे। ठीक है, चलो ये भी सही। अरे लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तो इसीलिए बनाया गया था। अरे यूएन को बनाया ही इसीलिए गया था कि भैया जो दुनिया में गलत हो रहा है उसे आप गलत बोलने की शक्ति रख पाओ। लेकिन इस वॉर में पैलेस्टीनियंस के साथ एक और कैजुअलिटी है, वो है यूएन। कितना बर्बाद हो चुका है और कितना यूजलेस है, सब दुनिया को दिख रहा है। फाइनली एक आवाज आई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, ये आवाज आई है, लेकिन अब यूएस हाथ धोकर इंटरनेशनल कोर्ट के पीछे भी पड़ गया है। पहले तो यूएस ने ऐलान कर दिया कि वो ये ऑर्डर नहीं मानेगा क्योंकि ये जेनोसाइड है ही नहीं। बाइडेन पीछे पड़ चुका है आईसीसी का कि ये डिसीजन आउटरेजस है। लेकिन पुतिन के अरेस्ट के वक्त तो बाइडेन को इसी कोर्ट का अरेस्ट वारंट अच्छा लगा था, डिसीजन अच्छा लगा था। टाइम की बात है, डिसीजन की बात है। उस वक्त तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब रशिया के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, पुतिन को वॉर क्रिमिनल बोला जा रहा था। अब कुछ रिपब्लिकन लीडर्स ने यह भी डिमांड किया है कि यूएस को आईसीसी ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। एक रिपब्लिकन लीडर ने तो यह कह दिया कि हेग पर इन्वेजन कर दो, मैंने कोर्ट ही खत्म कर डालो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब इतनी भक्ति यूएस पॉलिटिकल सर्कल्स में इजराइल और नेतन्याहू के लिए है। और क्यों ना हो भाई, सारा पैसा तो जूइश कंट्रोल में ही है। अच्छा चलो ये सारी बातें नहीं करते, एंटीसेमिटिक हो जाएंगे ना। और वैसे यूएस का इजराइल को ऐसा अंधाधुंध सपोर्ट इजराइल की हिम्मत और हिमाकत को भी बढ़ाता है। आज इजराइल ने सिर्फ यूएन वर्कर्स को मर्सिलेसली मारा नहीं है, लेबनान में तो सीधा यूएन के पीस कीपर्स पर गोलियां बरसा दी हैं और कुछ नहीं हुआ उन्हें। अब क्या यूएन पीस कीपर्स से भी इजराइल की
एग्जिस्टेंस को खतरा है। इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट फ्रॉम यूएन पीस कीपर्स, यूएन रिलीफ वर्कर्स एजेंसी को आप अपने देश में पहले से ही नहीं मान रहे थे, अब आप यूएन के वर्कर्स को मार रहे हो और यूएस तब भी कुछ नहीं बोल रहा है, आपका साथ दे रहा है। भैया वेयर डज इट स्टॉप? ये इंप्यूनिटी कहीं ना कहीं तो रुकेगी, नहीं तो अगर इजराइल इसे इंजॉय करता रहा तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 और में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तो लगाम खींचने की जरूरत है। अरे दुनिया को आप समझाते रहते हो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, और यहां रूल्स की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंटली चाइना और ब्रिक्स जैसे ऑल्टरनेटिव पावर्स के तरफ बाकी देशों का रुझान बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए। तो फाइनली अभी के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह वारंट नेतन्याहू के लिए एक बड़ा सेटबैक है। ये अरेस्ट वारंट लीगली बाइंडिंग है उन यूएन मेंबर्स के लिए जिन्होंने आईसीसी का रोम स्टैट्यूट को साइन किया है, रेटिफाई किया है। मतलब अगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर और उनके एक्स डिफेंस मिनिस्टर 123 कंट्रीज में से एक में भी पावर रखते हैं तो उन्हें इमीडिएटली अरेस्ट करके हेग भेज दिया जाएगा। हालांकि इजराइल खुद आईसीसी का मेंबर नहीं है, वो आईसीसी के ज्यूरिसडिक्शन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसका मतलब है कि उन्हें इजराइल के अंदर अंदर तो यह वारंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन हां जब नेतन्याहू दूसरे आईसीसी मेंबर नेशंस में जाएंगे तो अरेस्ट हो सकते हैं हाइपोथेटिकली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आईसीसी का वारंट इंप्लीमेंट करना इंडिविजुअल मेंबर्स जो कंट्रीज हैं उनके चॉइस, उनके कॉम्पिटेंस, उनके पावर पर डिपेंड करता है। कई बार पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, अलायंसेस, लोकल लीगल सिस्टम्स आईसीसी के वारंट को इन्फोर्स होने से रोक भी सकता है। फॉर इंस्टेंस सूडान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनके अगेंस्ट जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स के वारंट इशू किए गए थे, लेकिन इन्होंने मल्टीपल आईसीसी मेंबर स्टेट्स को विजिट किया जहां इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था। अभी नेतन्याहू के केस में हंगरी ने अनाउंस कर दिया है कि वो रोम स्टैट्यूट का मेंबर होने के बावजूद इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि यूरोप में बाकी देशों ने, खासकर की यूरोपियन यूनियन नेशंस ने इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की बात की है, विच इज गुड न्यूज। इस वारंट का बहुत बड़ा सिंबॉलिक इंपैक्ट इसीलिए है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करना, एक ऑफिशियली एक इंटरनेशनल क्रिमिनल उसे डिक्लेयर कर देना, कहीं ना कहीं एक रेप्यूटेशनल और डिप्लोमेटिक डैमेज है। यह सोचने में मजबूर करेगा नेतन्याहू को कि वो क्या कर रहा है। वारंट्स का एक डायरेक्ट इफेक्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस पर होगा। नेतन्याहू और अक्यूज्ड ऑफिशियल्स के लिए आईसीसी मेंबर स्टेट्स में जाने के लिए नेतन्याहू अगर अरेस्ट नहीं भी होते हैं तो कहीं भी आईसीसी वारंट्स का इशुएंस एक क्लियर मैसेज भेजता है वॉर क्रिमिनल्स को कि ह्यूमैनिटी को इतनी लाइटली भी मत लो, कभी ना कभी तो भैया हिसाब देने का टाइम आएगा। यह टाइम अब नेतन्याहू के लिए आ रहा है। क्या इस वजह से अब लेबनान के बाद वो हमास के साथ भी किसी तरीके का ट्रूस सोचेगा कि भैया सिविलियंस को कम से कम हम टारगेट नहीं करेंगे, हमास के पीछे आपको पड़ना है तो आप पढ़ते रहिए। आपको क्या लगता है, एक टेरर अटैक का जवाब जेनोसाइड हो सकता है? 100 को, 1000 को मारने का जवाब 10,000, 50,000, कितना है? लाख, 5 लाख, या पूरी पॉपुलेशन को आप खत्म कर दोगे? ये सोचने वाली बात है।